और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है रूस यूक्रेन युद्ध के मैदान से। युद्ध में जर्मनी कूद गया है। यूक्रेन की मदद के लिए जर्मनी ने कानून बदला अपना। यूक्रेन को हथियार देने पर जर्मन संसद में चर्चा हुई। जर्मन संसद के बाहर यूक्रेन का झंडा फहराया गया और जर्मन चांसलर ने स्टेटमेंट दिया है कि यूक्रेन लोकतंत्र के लिए लड़ रहा है, डेमोक्रेसी के लिए लड़ रहा है। यूक्रेन की मदद के लिए अपने कानून में तब्दीली करके जर्मनी अब यूक्रेन को रूस के खिलाफ लड़ने के लिए हथियार देगा, एंटी टैंक वेपन्स देगा, मिसाइलें देगा। और जर्मनी के कानून के मुताबिक वो ऐसा नहीं करते हैं, किसी भी देश को इस तरह का असलहा या वेपन्स नहीं देते हैं, ये उनका कानून है पिछले कुछ समय से। लेकिन इस कानून में उन्होंने तब्दीली की। जर्मनी पे बहुत दबाव था एक्चुअली पश्चिमी देशों की ओर से भी, और यूक्रेन के राष्ट्रपति ने पिछले कुछ दिन से कई बार ये कहा कि जर्मनी खुलकर हमारा सपोर्ट नहीं कर रहा, जर्मनी खुलकर हमारा समर्थन नहीं कर रहा, बावजूद इसके कि वो भी नेटो का एक सदस्य है और इस मुहिम में यूरोपीय देशों के साथ होने का दम भर रहा है, लेकिन खुलकर वो रूस का विरोध नहीं कर रहा। आपको बता दें कि रूस और जर्मनी के रिश्ते काफी अच्छे रहे हैं, व्यापारिक रिश्ते काफी अच्छे रहे हैं, और एक नॉर्ड स्ट्रीम गैस पाइपलाइन पर भी दोनों आपस में सहयोग कर रहे थे, जिससे रशियन गैस जो है वो जर्मनी तक डबल तेजी के साथ सप्लाई की जा सके। तो दोनों के व्यापारिक और सामरिक रिश्ते काफी अच्छे रहे हैं। इस सब के बीच में जर्मनी बहुत पसोपेश की स्थिति में था कि वो क्या करे, लेकिन क्योंकि वो नेटो का सदस्य है और यूरोपीय देशों का भी उस पर दबाव था, और यूक्रेन के राष्ट्रपति बार बार इस बात को पॉइंट आउट कर रहे थे कि जर्मनी क्यों खुलकर हमारा साथ नहीं दे रहा। जर्मनी ने आखिरकार अपने कानून में तब्दीली लाई, अपने कानून को बदला। संसद में थोड़ी देर पहले इसका एक्सप्लेनेशन वो दे रहे थे कि ऐसा उन्होंने क्यों किया, और अब जर्मनी कानून संशोधित करके हथियार, एंटी टैंक वेपन्स और मिसाइलें, जो घातक हथियार हैं, वो यूक्रेन को देगा ताकि यूक्रेन रूस के साथ जंग लड़ सके। और हमारे साथ दो मेहमान इस वक्त जुड़ गए हैं बातचीत करने के लिए इस बेहद महत्वपूर्ण डेवलपमेंट पर। हमारे साथ अचल मल्होत्रा पूर्व राजनयिक हैं और के सिन्हा रक्षा मामलों के जानकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं चल सिन्हा के पास सबसे पहले चलूंगी। सिन्हा साहब, जर्मनी ने अपने कानून में तब्दीली की और अब जर्मनी भी घातक युद्ध के हथियार यूक्रेन को देने जा रहा है, ये इस वक्त की बड़ी खबर। कि ये जो चीजें चल रही हैं, सभी लोग ऐसा सोच कर चल रहे हैं कि ये वॉर बहुत प्रोलॉन्ग्ड होगा, या ये कॉन्फ्लिक्ट बहुत प्रोलॉन्ग्ड होगा और ये हथियार काम आएंगे। जिस तरह से यूक्रेन की जनता पूरी खड़ी हो गई है, तो ऐसा लगता है कि शायद ये प्रोलॉन्ग्ड हो जाए। तो ये ग्राउंड रियलिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि कितने दिन तक ये लड़ाई चले। अदरवाइज इन हथियारों का अब आना कोई ऐसा क्योंकि ये हथियार तो आएंगे, कब वो डिस्ट्रीब्यूट होंगे, कब लगेंगे, कब लोगों के पास क्या उनको चलाने की क्षमता है, क्या ये वॉर एफर्ट में काम करेगा, क्या रेजिस्टेंस इतने दिन चलेगी। देखिए हालात जो हैं वो खार्किव अभी टोटल का टोटल ये हो चुका है कि वहां पर उसकी सीज हो चुकी है। यदि कीव फॉल करता है या कीव की चारों तरफ, तो ये सारा डिपेंड करता है कितने दिन तक ये जद्दोजहद चले। तो ऐसा लगता है कि आज की जो हम देख रहे हैं, जो छवियां आ रही है, आप लोग दिखा रहे हैं आपके माध्यम से जो मिल रहा है वर्ल्ड के मीडिया को, तो वहां के लोगों का डिटर्मिनेशन बहुत सहारण की बात है। वो बहुत चीज ऐसी स्थिति खड़ा कर रहा है जो कि यदि पुतिन साहब वहां ज्यादा दिन रहते हैं तो उनके लिए बहुत बड़ा ये सिरदर्द होगा, बहुत बड़ा चैलेंजेस होगा। ठीक रशिया के अगेंस्ट में। जी बिल्कुल बिल्कुल। अचल मल्होत्रा साहब, अभी अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, आप कनेक्टेड हैं हमारे साथ? मल्होत्रा साहब सुन पा रहे हैं मुझे? जी मल्होत्रा साहब, देखिए अभी तक की जो 3-4 जो बड़ी डेवलपमेंट्स हैं उसको मैं आपसे उस पर विश्लेषण चाहूंगी। एक तो ये कि खार्किव में रूस ऑलमोस्ट कब्जा करने जा रहा है। दूसरा, कीव में ऊपर सायरन्स बज रहे हैं कि अब कीव नेक्स्ट है, कीव पर भी जल्दी हमला हो जाएगा और जल्दी टेक ओवर हो जाएगा। तीसरा, जर्मनी ने अपने कानून में संशोधन करके यूक्रेन को हथियार देने का ऐलान कर दिया है। चौथा, आर्थिक प्रतिबंध चारों तरफ से
यूरोपीय देशों की तरफ से रूस पर बढ़ गए हैं। और पांचवा, अब से थोड़ी देर पहले व्लादिमीर पुतिन फिर सामने आए मीडिया के और उन्होंने अपने सुरक्षा बलों की तारीफ की। तो ये जो पांचों डेवलपमेंट्स हैं, ये किस तरफ संकेत कर रहे हैं आने वाले, और साथ ही बातचीत के लिए भी एक न्यूट्रल वेन्यू की तलाश हो रही है कि यूक्रेन और रूस के बीच में बातचीत हो। आपको क्या लगता है कि ये मामला आगे और तेजी से युद्ध की शक्ल लेगा, या ये सारे हालात ये संकेत देते हैं कि शायद कॉम्प्रोमाइज फॉर्मूला एक निकाल लिया जाए? देखिए, फिलहाल तो यही लग रहा है कि रशिया और यूक्रेन डिटरमिन्ड है और लड़ रहे हैं। रशिया जो है इसे कंक्लूसिवली कीव पे कंट्रोल करना चाहेगा और वो वहां ऑक्यूपाई करके कितने दिन रहेगा, अगर रशिया के पास अगर इस तरह की कोई चांसेस या प्रोबेबिलिटी है, आप जी हाँ, आप सुन पा रहे हैं मुझे? कनेक्टेड है? देश को वो चलाएं तो। हेलो जी 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 जो मुझे सुन पा रहे हैं आप? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो उन्होंने वहां की आर्मी को भी अपलोड किया था कि अगर वो टेक ओवर कर लें तो आपसे बात करनी आसानी होगी। तो हो सकता है कि उन्होंने किसी को आइडेंटिफाई किया हो जिसके हवाले वो यूक्रेन करके फिर वो धीरे धीरे। लेकिन मल्होत्रा साहब मेरा सवाल इस पर यह है कि उन्होंने आर्मी से बात करने की बात जरूर कही थी मल्होत्रा साहब, लेकिन यूक्रेन डटा हुआ है मैदान में, और यूक्रेन के राष्ट्रपति, रूस ने ये प्रपोजल दिया था आज की बेलारूस में मिन्स्क में बातचीत के लिए हम तैयार हैं, लेकिन यूक्रेन ने मना कर दिया कि ये तो यहां से तो आपने हम पर हमला किया, हम यहां बात नहीं करेंगे। तो मतलब यूक्रेन अब भी इस स्थिति में है और एक पावरफुल स्थिति में आता जा रहा है कि वो अपने टर्म्स एंड कंडीशंस पे बातचीत को भी नेगोशिएट करे। इसको आप कैसे देखते हैं? लगता है संपर्क हमारा मल्होत्रा साहब से कट चुका है। अनवर जमाल अशरफ इस वक्त जर्मनी से हमारे साथ जुड़ गए हैं, और जर्मन संसद में जो यूक्रेन को हथियार देने को लेकर बात हो रही थी। अनवर, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी अनवर, जर्मनी के कानून के मुताबिक वो घातक हथियार या जो भी वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है वो नहीं देते किसी भी देश को, लेकिन यूक्रेन के मामले में उन्होंने ये कानून बदला है, संशोधन लाया है। तो क्या ये दबाव के चलते, क्योंकि यूक्रेन पिछले कई रोज से कह रहा था कि जर्मनी खुलकर रूस के विरोध में नहीं आ रहा? जी, दबाव काम आया है पश्चिमी देशों का निश्चित तौर पर, क्योंकि जर्मनी ने अपना एक कानून ऐसा बनाया था कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद, क्योंकि इसका बहुत दागदार इतिहास रहा है, उसने जो जुल्म किया था नाजी जर्मनी के दौर में, उसकी प्रायश्चित के तौर पर जर्मनी ने तय किया था कि वो किसी भी क्राइसिस एरिया में घातक हथियार नहीं भेजेगा। एब्सोल्युटली। एक तो इस बार आसपास के मुल्कों का, जो कि नाटो के सदस्य हैं, और अमेरिका का दबाव काफी काम आया है। दूसरा, एक बात हमको ध्यान रखना चाहिए कि जर्मनी में अभी हाल में एक सत्ता हस्तांतरण हुआ है जो बहुत बड़ा हस्तांतरण है, बहुत बड़ा शिफ्ट है वो, क्योंकि एंगेला मैर्केल 16 साल तक यहाँ चांसलर रहने के बाद उन्होंने पद छोड़ा है और उनकी जगह ओलाफ शोल्ज आए हैं। शोल्ज के साथ दिक्कत यह है कि वैसे तो वो काफी सीजन राजनीतिक हैं, लेकिन उनका विदेश नीति को लेकर उस तरह से एक्सपर्टीज नहीं रही है, ना ये एक्सपीरियंस रहा है। पहले वो फाइनेंस मिनिस्टर थे, और जर्मनी इस वक्त एक बड़े ट्रांजिशनल फेज से गुजर रहा है। तो इसके ऊपर एक तो दबाव बहुत ज्यादा था। दूसरा प्रॉब्लम ये है कि मैं जितने अपने जर्मन दोस्तों से या अपने कलीग से बात कर रहा हूं, वो शॉक्ड है कि क्या यूरोप में भी एक वॉर हो सकता है। उनको इस बात का कोई अंदेशा नहीं था कि यूरोप को अपने यहाँ एक वार देखना पड़ेगा, और वो वार जो इतना करीब है जर्मनी के, मतलब बीच में एक देश है पोलैंड, और पोलैंड को आप पार करेंगे तो आप यूक्रेन पहुंच जाएंगे। तो दिक्कत यह है कि यूक्रेन से जो शरणार्थी आ रहे हैं वो पोलैंड में हजारों की संख्या में, शायद 25-30 हजार वहां ऑलरेडी आ चुके हैं, और इस बात की उम्मीद है या इस बात का अंदेशा है कि वो जर्मन सीमा में भी आने की कोशिश करेंगे। जाहिर सी बात है कि वो बेहतर सुरक्षित इलाकों में पहुंचने की कोशिश करेंगे। तो ये एक नया एटमॉस्फेयर, एक नया सिचुएशन है जर्मनी के लिए, जो कि जिसके बारे में जर्मनी ने नहीं सोचा था कि ऐसा हो सकता है कि आसपास कहीं पे युद्ध हो जाए। तो मुझे लगता है कि ये भी एक बड़ी वजह है कि अपने यहाँ जो कि शरणार्थियों के संकट से वैसे ही जूझ रहा है जर्मनी, वो भी एक वजह है। और दूसरा ये कि जो जैसा मैंने पहले कहा कि
काफी ज्यादा दबाव था नाटो और बहुत ज्यादा दबाव था जर्मनी पे। बिल्कुल बिल्कुल, डे 1 से दबाव था जर्मनी पे। इनफैक्ट वो नॉर्ड स्ट्रीम गैस पाइपलाइन को रोकने के लिए, फ्रीज करने के लिए भी कितने दिन बाद जर्मनी ने इस पर फैसला लिया। अमेरिका का और पश्चिमी देशों का बहुत ज्यादा दबाव था, बावजूद इसके कि नेटो का सदस्य है जर्मनी भी। लेकिन रूस के साथ भी जर्मनी के बहुत अच्छे संबंध रहे हैं और शायद यही वजह थी कि जर्मनी अभी तक थोड़ा हिचकिचा रहा था कड़े कदम उठाने के लिए। अब आपको कुछ जानकारी है किस तरह के हथियार यूक्रेन को सप्लाई देगा इस जंग के लिए जर्मनी? कहा जा रहा है कि एंटी टैंक वेपन्स और मिसाइल्स दे सकता है। जी हाँ, एंटी टैंक मिसाइल्स की बात चल रही है और इसके अलावा कुछ दूसरे हथियार भी हैं। देखिए, रूस के साथ संबंध अच्छे रहे हैं जर्मनी की, ये बात सही है, लेकिन दूसरी बात हमको ध्यान में रखना चाहिए कि जर्मनी एक सिर्फ पीस लविंग कंट्री नहीं है, बल्कि वो उसके ऊपर बहुत ज्यादा फॉलो करता है। जर्मनी का बेसिक फोकस जो होता है वो हमेशा क्लाइमेट की तरफ होता है। वो युद्ध के मामलों से हमेशा अपने आप को अलग रखने की कोशिश करता है, चाहे वो अफगानिस्तान की लड़ाई हो, चाहे वो इराक की लड़ाई हो। सीरिया में मुझे याद है कि बहुत ज्यादा जब बात आगे बढ़ गई तब उसने कुछ कॉम्बैट हथियार वहां भेजे थे, जिसके ऊपर यहाँ पर कुछ सवाल भी पैदा हुआ था। लेकिन आज मैं जब बात कर रहा हूं अपने जानने वालों से और दूसरे जर्मनों से, मैंने अपने आज चूंकि मैं भी काम कर रहा हूं, हम लोग भी स्टैंड बाई पर हैं, बहुत कुछ हमारे सामने भी घट रहा है, तो मैंने अपने कलीग से बात की तो उनमें मुझे ये लगा कि इस बार उनका स्टैंड जो है वो थोड़ा सा चेंज हुआ है। वो कह रहे हैं कि जितना बड़ा एग्रेशन है रूस की तरफ से, जर्मनी को न सिर्फ साथ मतलब कि एक साइड लेना पड़ेगा, बल्कि उसको दिखाना भी पड़ेगा और पूरी तरह से दिखाना पड़ेगा कि वो जो है यूक्रेन के साथ है। और वो कहीं ना कहीं इस वेपन को भेजे जाने के, ज्यादातर जर्मनों से जिनसे भी मेरी बात हुई है, वो लोग कह रहे हैं कि इट्स अ गुड स्टेप, मतलब कि ये अच्छा कदम है कि जर्मनी ने ये कदम उठाया है। रूस की तरफ से किस तरह के रिएक्शन की अब अपेक्षा है? और आपको क्या लगता है कि मतलब जिस तरह से पूरे यूरोपियन यूनियन ने, यूरोप ने, नेटो देशों ने, अमेरिका ने दबाव बना दिया है रूस पर, अब जर्मनी में जो आप एनालिस्ट्स हैं या पत्रकार हैं, इंटेलिजेंसिया है, बुद्धिजीवी हैं, वो किस दिशा में इस मामले को बढ़ता हुआ देख रहे हैं? बातचीत का रास्ता क्या अभी भी खुला है? हालांकि न्यूट्रल वेन्यू की तलाश हो रही है, लेकिन इस तरफ से दबाव भी लगातार रूस पर बनाया जा रहा है। देखिए, अब जो अगर बातचीत होगी तो रूस का मुझे नहीं लगता है किसी यूरोपीय देश के साथ होने की संभावना है, क्योंकि यूरोप में अभी कोई देश इतना मजबूत है नहीं जो कि रूस के साथ आंख से आंख मिलाकर बात कर सके। जर्मनी तब तक जरूर था जब तक मैर्केल यहाँ की चांसलर थी, क्योंकि मैर्केल एक तो करिश्माई नेता रही हैं और लंबे अरसे तक जबरदस्त स्टेट्समैन रही हैं, और उनका पर्सनल रैपो भी पुतिन के साथ बड़ा जबरदस्त रहा है। पुतिन जबरदस्त और शानदार जर्मन बोलते हैं, तो मैंने कई बार ऐसा सुना है कि वो दोनों आपस में हमेशा जर्मन में बात कर रहे होते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर बातचीत का रास्ता कहीं से आएगा तो वो अमेरिका और रूस के बीच में बातचीत होने से ही कुछ आगे जो है वो मामला हल होते हुए दिखेगा। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। दूसरी बात, हमको जो है रूस की तरफ से एक चीज सोचना चाहिए, मैं रूस का एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन रूस की तरफ से एक चीज जरूर सोचना चाहिए कि रूस के आसपास के जो देश हैं वो सारे देश, ज्यादा से ज्यादा देश नेटो में शामिल हो गए हैं। बिल्कुल। और आप देखिए कि यहाँ तक कि रूस से जो फॉर्मर यूएसएसआर से टूटे हुए देश थे, लातविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, जिनको हम बाल्टिक देश बोलते हैं, वो भी नेटो के सदस्य हैं। और वो अब यूक्रेन भी जो है वो नेटो का सदस्य बनने की कोशिश कर रहा था, जो कि इस पूरे फसाद की जड़ में कहीं ना कहीं है। आपको ये समझना चाहिए कि रूस अगर चारों तरफ से ऐसे मुल्कों से घिर जाए जो कि नेटो के सदस्य हैं, और नेटो का फॉर्मेशन ही हुआ था फॉर्मर यूएसएसआर के खिलाफ, एब्सोल्युटली कोल्ड वॉर के टाइम में आपको सुरक्षित करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना होगा। और इसलिए जो है रूस का एग्रेशन जो है वो कहीं ना कहीं समझ में तो आता है। बिल्कुल समझ में आता है। मैं इसके साथ में नहीं हूं, मैं इसका सपोर्ट नहीं कर सकता हूं, लेकिन उनका एग्रेशन समझ में आता है। एग्रेशन क्यों है? बिल्कुल, आप वाजिब बात कह रहे हैं कि उनके अग्रेशन के पीछे वजह है, वो निराधार नहीं है वजह। हालांकि युद्ध अच्छी चीज नहीं है, युद्ध किसी भी हाल में नहीं होना चाहिए, उस देश के नागरिकों के लिए, फौजियों के लिए नहीं अच्छा होता। लेकिन यहाँ रूस ने जो किया है उसके पीछे कोई आधार है, और जो आप अनवर कह रहे थे। मैं सिन्हा साहब के पास चलती हूँ, क्योंकि सिन्हा, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी हाँ, आ रही है आवाज। सिन्हा साहब, अब आप कैसे देख रहे हैं स्थिति को इवॉल्व होते हुए? आपको लग रहा है कि जो रूस ने प्रपोजल दिया कि मिन्स्क में बात करो, यूक्रेन ने कहा कि नहीं हम बेलारूस में नहीं करेंगे, आपने वहां से हम पर हमला किया, उन्होंने और शहर 2-3 सुझा दिए अलग अलग देशों के, आपको लग रहा है कि बातचीत की मेज पर अब ये दोनों आकर बैठेंगे, या ये मामला अभी भी कूटनीति से सुलझ सकता है?
देखिए, ये सुलझेगा मामला कूटनीति से ही, क्योंकि देखिए किसी भी वॉर का एंड या समापन भी बातचीत से ही होती है, डायलॉग से होती है। आप उसको कॉम्प्रोमाइज करते हैं, कुछ देते हैं, कुछ लेते हैं और कोई समाधान निकालते हैं। देखिए, युद्ध का एक मिलिट्री एम वो एक्सपेंशन है, वो एक्सपेंशन होता है पॉलिटिकल एम का, और उस पॉलिटिकल एम में को जब आप सोचते हैं कि नहीं हो रहा है तो थोड़ी कोहर्सिव, थोड़ा सा दबाव डालें और मिलिट्री पावर का यूज होता है। तो देखिए, रशिया ने भी 8 महीने से ये जद्दोजहद चल रही है, और जो नाटो में ज्वाइन करना है यूक्रेन को, वो 2008 से चल रहा है। 14 साल हो गए और नाटो ज्वाइन नहीं किया। तो या नाटो की ये प्रॉब्लम है, क्योंकि नाटो को ज्वाइन करने के लिए एक ऑफर आया था 2008 में। उसके बाद जब उन्होंने उसको ज्वाइन नहीं, आप भाई फोर्सफुली, यदि ये चीज फोर्सफुली हो रही है तो नाटो भी ज्वाइन कर सकते हैं ना जी। मगर नाटो में, क्योंकि नाटो भी एक गेम खेल रहा है, उसको भी ये पता है कि पूरे यूरोप में, देखिए 2013 में यूरोपियन यूनियन में बाय फोर्स ज्वाइन किया गया था। वक्त की बहुत पाबंदी है, आपसे फिर इस पर हम चर्चा करेंगे, लगातार कर रहे हैं। अचल मल्होत्रा से क्लोजिंग कमेंट। मल्होत्रा साहब, कुछ सेकंड्स में व्हाट नेक्स्ट, अब आगे आप क्या देख रहे हैं आज के डेवलपमेंट्स के बाद? आपके पास बस 30 सेकंड है, क्योंकि शो खत्म करना है मुझे। देखिए, कहना बहुत मुश्किल है। नेक्स्ट तो ये है कि रशिया तो ये मन बना के आया कि वो पूरे यूक्रेन को किसी ना किसी तरीके से सब्जुगेट करेगा और फिर उसे बार्गेनिंग पावर बना के, बार्गेनिंग चिप बना के फिर उससे आगे बात बढ़ाएगा। जहां तक जर्मनी की आपने बात करी थी, हाँ, जर्मनी काफी देर तक हेजिटेंट था। उसकी एक पॉलिसी रही है कि जो इस तरह के वेपन्स वो कॉन्फ्लिक्ट जोन में नहीं भेजता, लेकिन चूंकि वो नेटो का मेंबर है, यूरोपियन कोलीग्स और अमेरिका से प्रेशर है, उसके अपने इंटरेस्ट भी काफी थे रशिया में, जिसके चलते हुए वो थोड़ा हेजिटेंट था। लेकिन फाइनली मुझे लगता है कि जर्मनी हैज आल्सो फॉलन इन लाइन विद अमेरिका एंड द अदर नेटो अलाइज। तो ये रशिया के ऊपर एक एडिशनल प्रेशर है। लेकिन पुतिन ने सब फैक्टर्स को, सब चीजों को फैक्टर इन किया हुआ है, तभी उससे इतना बड़ा रिस्क लिया है। ठीक, तो इससे आगे ये है कि अगर ये बातचीत की टेबल पे आते हैं तो सबको कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ेंगे, सबको करने पड़ेंगे। कोई भी पूरे तरीके से इस मामले में कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। रूस पर चौतरफा दबाव, लेकिन पुतिन सामने आते हैं और फौज का मनोबल बढ़ाने के लिए कहते हैं आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं। ऐसे में युद्ध के मैदान में लगातार हमारी नजर है। एक छोटा सा ब्रेक। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।